चलिए आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफ़र को समझते हैं जिनकी कहानी तिरस्कार से शुरू होकर एक निर्माता बनने तक जाती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो समाज के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ताकत से जिसने भारत की तकदीर ही लिख दी। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शुरुआती जीवन और उनकी उस अविश्वसनीय पढ़ाई लिखाई की जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उनके जीवन के 5 खास पड़ावों को देखेंगे। हर पड़ाव एक मील का पत्थर है जो हमें ये दिखाता है कि कैसे अपमान और मुश्किलों ने ही उस इंसान को गढ़ा जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य तय किया। तो कहानी शुरू होती है उस दुनिया से जिसमें भीमराव ने पहली बार अपनी आंखें खोली। एक ऐसी दुनिया जो जाति की ऊंची नीची दीवारों में बटी हुई थी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे, और उनकी पत्नी भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। वे महाराष्ट्र की महार जाति से थे, एक ऐसा समुदाय जिसे समाज ने अछूत का दर्जा दे रखा था। घर में सब उसे प्यार से भीवा बुलाते थे, पर कौन जानता था कि ये लड़का एक दिन इतिहास रच देगा। अछूत, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक न दिखने वाली जेल थी। अस्पृश्यता की इस बेरहम व्यवस्था ने उनके लिए मंदिर, कुएं और यहाँ तक कि स्कूल के दरवाजे भी बंद कर रखे थे। हर दिन बस अपमान और बेइज्जती की एक ना खत्म होने वाली लड़ाई थी। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थे उनके पिता रामजी। एक फौजी होने के नाते रामजी को अनुशासन की कीमत पता थी। उन्होंने अपने बेटे के मन में ये बात बैठा दी कि समाज चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, तालीम यानी कि शिक्षा ही वो चाबी है जो हर ताला खोलेगी। पिता के जोर देने पर भीमराव का दाखिला एक फौजी स्कूल में हो तो गया, लेकिन असली जंग तो क्लासरूम के अंदर शुरू हुई। यहाँ ज्ञान की हर एक बूंद के लिए उन्हें जिल्लत का घूंट पीना पड़ता था। और ये अलगाव मतलब सिर्फ नाम का नहीं था, ये तो सच में था, फिजिकली था। क्लास के अंदर एक सीट, अरे उसकी तो इजाजत ही नहीं थी। उन्हें तो घर से अपना टाट मतलब एक बोरी खूब लानी पड़ती थी, और उसे बिछाते कहाँ थे? दरवाजे पर, ठीक उसी जगह जहां दूसरे स्टूडेंट्स अपने जूते चप्पल उतारते थे। ये अपमान यहीं खत्म नहीं होता था। उन्हें स्कूल के मटके को छूने तक की मनाही थी। अगर प्यास लगे तो कोई चपरासी शायद रहम खाकर दूर से उनके हाथों में पानी डाल दे। और सोचिए, जिस दिन चपरासी नहीं आया उस दिन पूरा पूरा दिन प्यासा ही गुजारना पड़ता था। शायद सबसे गहरा जख्म तब मिला जब एक टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर गणित का एक सवाल हल करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो उठे, क्लास में हंगामा मच गया, और उनका गुनाह बस इतना कि ब्लैक बोर्ड के पास दूसरे बच्चों के खाने के डिब्बे रखे थे, और उन्हें डर था कि कहीं भीमराव की परछाई भी उनके खाने को खराब ना कर दे। उस दिन वो छोटा बच्चा अपमान का बोझ लिए अपनी सीट पर वापस आ गया। इन सब मुश्किलों के बावजूद भीमराव ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। ये उनके समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां उनकी पहचान उनकी जाति नहीं बल्कि उनकी काबिलियत थी। भारत के उस दम घोटने वाले माहौल से बहुत दूर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें जैसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। अचानक जाति की वो दीवारें जैसे गायब हो गई। कोई भेदभाव नहीं। जिंदगी में पहली बार वो सिर्फ एक स्टूडेंट थे जिनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके दिमाग से थी। इस नई दुनिया का दरवाजा खोला था बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। भीमराव के तेज दिमाग को देखकर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप देना मंजूर किया। ये वो चाबी थी जिसने उनके भविष्य का ताला खोल दिया। और क्या शानदार सफर रहा वो। 1912 में बीए की डिग्री ली और 1913 में अमेरिका पहुंच गए। सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने कोलंबिया से एमए और पीएचडी दोनों डिग्रियां हासिल कर लीं। पर ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी, इसलिए उनका अगला पड़ाव बना लंदन। 10 साल से भी कम वक्त में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से डिग्रियां हासिल की। अमेरिका और लंदन में गुजरा हुआ ये वक्त सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए नहीं था, ये उनके जहन के, उनके बुद्धि के निर्माण का दौर था, और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, पूरी लगन और जुनून के साथ। उनकी मेहनत के तो किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वो दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। कई बार तो खाना पीना भी भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की भूख थी। उन्होंने हर तरह के भटकाव को खुद से दूर रखा और अपना सब कुछ सिर्फ पढ़ाई को दे दिया।
और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा भी उतना ही शानदार रहा। कोलंबिया से एमए और पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी, और तो और ग्रेजीन से बैरिस्टर की डिग्री भी। उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और कानून जैसे विषयों में महारत हासिल कर ली। शिक्षा ने उन्हें एक नया इंसान बना दिया। अब वो भीवा, वो अछूत लड़का नहीं थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा विद्वान जिनकी बौद्धिक क्षमता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जिस समाज ने उन्हें उनकी जाति की वजह से ठुकरा दिया था, अब वही समाज उनके ज्ञान की वजह से उनकी इज्जत करने पर मजबूर था। उनकी ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक व्यक्तिगत कामयाबी नहीं थी, ये असल में उस नींव का पत्थर थी जिस पर वो एक नए भारत का ढांचा खड़ा करने वाले थे। तो जब वो 1923 में भारत लौटे तो अपने साथ सिर्फ डिग्रियों का ढेर लेकर नहीं आए, वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे, वो ज्ञान जो करोड़ों लोगों को आज़ाद कराने वाला था। वो अपने साथ एक ऐसे समाज का सपना लेकर आए थे जहां सब बराबर हों, जहां इंसाफ हो, और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उनके पास ज्ञान और तर्क के हथियार थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बंदूक से नहीं बल्कि कानून और अहिंसा से निकाला जा सकता है। और इसी असाधारण सफ़र ने, जिल्लत से लेकर सबसे बड़े सम्मान तक के इस सफ़र ने, उस दिमाग को तैयार किया जो आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान का सबसे प्रमुख निर्माता बना। सोचिए, वो लड़का जिसे क्लास के बाहर बैठने को मजबूर किया गया था, उसी ने एक ऐसा दस्तावेज लिखा जो ये पक्का करता है कि देश के हर नागरिक को क्लास के अंदर बैठने का हक मिले। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर शिक्षा की असली ताकत है क्या? क्या ये सिर्फ डिग्रियां हासिल करना और एक अच्छी नौकरी पाना है, या फिर जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें दिखाती है, ये वो हथियार है जिससे नाइंसाफी की जंजीरें तोड़ी जाती हैं और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की आज़ादी का रास्ता बनाया जाता है।